नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम मैथ का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो दोस्तों 17 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो 17 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो में पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है 17 फरवरी 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला नंबर, आपको इसमें परिसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए परिसर हम कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देते हैं, हमारा परिसर निकल जाता है। ठीक है, देखिए भाई उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कहने का मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, इसमें आपको चूज करना है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 7 है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और निम्न सीमा कहने का मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या आपको चूज करना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो यहाँ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दिए, तो यहाँ पर घटाकर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारे यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया, 5 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो देखिए यहाँ से हम 625 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लगाएंगे कितना टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना से लगेगा, फिर 5 लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर कितना टाइम में लगेगा, 5 टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 5 बचे के 25 यानी 5 आ जाएगा। तो आपको क्या बताना था कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 5 का पावर होगा। तो यहाँ से इसको इस तरह से लिख लीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो दोस्तों 5 का वो है, 4 गो है, यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा 5 का घात दोस्तों कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपको बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। पहले आपके सामने में एक वृत्त बनाता है, ये वृत्त बन गया। अब प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा बाहरी बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह का स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 गो खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर कर लेंगे 1, और देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड माइनस में था, तो बराबर के इस साइड आया तो प्लस में हो गया, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला और बता देते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ठीक है, एक फार्मूला और बताते हैं, ये भी आप याद में रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, = क्या होता है, 1 होता है। ये तीनों फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 3 में से एक फार्मूला आपके बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा, और ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। और एक और क्या बताएं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो ये तीनों फार्मूला की याद रखिएगा, बिहार बोर्ड तीनों में से एक फार्मूला प्रत्येक साल पूछता है, और 2022 बोर्ड में भी पूछेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 5वां नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, तो विभक्त कर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 6ठा नंबर। यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 कॉमा तो थीटा बराबर है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को आप समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ था ना गुणा था, तो बराबर के ऊ साइड इसको हम भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, भागा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब यहाँ से आगे देखिएगा, तो sin 2 थीटा बराबर यहाँ पर क्या, देखिए √3/2 लिखा होती है, इसके जगह पर हम क्या यहाँ पे sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 की जगह पर हम sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 2 थीटा बराबर लिखेंगे, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 6ठा हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां नंबर, कहता है वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए वृत्त का त्रिज्या आपको 35 मीटर दे दिया गया है और कहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करें, आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिमाप मेरे प्यारे साथियों क्या होता है बताइए, 2 पाई क्या होता है, 2 पाई r होता है, ये वृत्त का हमारा परिमाप होता है। हमारा त्रिज्या कितना दे दिया है, 35 मीटर दे दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख दिए। और त्रिज्या कितना दिया हुआ, 35, तो यहाँ पे हम इंटूज में 35 लिख दिए। ठीक है, काटिए काटते हैं तो 7 के 35 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिए 5 दूनी 10, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 220 मीटर आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है 220 मीटर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 8 नंबर प्रश्न। अब मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ को बताएंगे। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ सारे प्रश्न को बारीकी से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे बाबू वो 17 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है, इसलिए इस वीडियो में पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, कहता है बाई इंटू में 1/बाई प्लस 3 का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए इसको गुना करते हैं, तो गुना यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पर गुना कर लेंगे तो हो जाएगा बाई बटा में कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से प्लस, और फिर यहाँ बाई से 3 में आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से बाई तो क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बाई बचेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 + 3 बाई, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि यदि अल्फा = बीटा = 45 डिग्री साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए कहा कि अल्फा = बीटा = 45 डिग्री, मतलब हुआ कि अल्फा बराबर भी आपको कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और बीटा बराबर भी आपको कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। समझ गए, तो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे हम साइन लिख देते हैं, और अल्फा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख देते हैं, प्लस बीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री रख देते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिए इसको, तो साइन यहाँ पे लिख लेंगे 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री मान दोस्तों 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ, क्योंकि साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना कि पाई एक संख्या है, तो आपको याद रखना कि पाई जो एक संख्या है बाबू वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत विद्यार्थी ये प्रश्न में कंफ्यूज कर जाते हैं, मगर आपको हमेशा याद रखना है, और बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आता है, पाई एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर प्रश्न है।
8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 11 नंबर प्रश्न है। आपको बताना है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए वर्ग का आपको भुजा दे दिया है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का दोस्तों हमारा क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमको देखिए यहाँ पे भुजा 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। भुजा की जगह पे हम 8 सेंटीमीटर रख देंगे, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 64। लेकिन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो कि देखिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 12 नंबर है। बिंदुओं ए में दिया हुआ है 4,5 तथा बिंदु बी में दिया हुआ 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है। आपको मध्य बिंदु, 2 को बिंदु दे दिया गया है और आपको मध्य बिंदु इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है आपको मैं बता दूं कि x1, ठीक है, x1 प्लस क्या होता है, x1 प्लस में x2 होता है, अब बटे कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इसके बाद क्या होता है y1 प्लस में क्या होता है, y2 होता है, y2 बटे में क्या होता है, 2 होता है। तो ये फार्मूला का आपको याद रखना है। देखिए x1 इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे 4 जो लिखा हुआ हमारा x1 है, तो यहाँ पे हम 4 की जगह पर x1 लिख देंगे, और x1 और x2 क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। ठीक है, प्लस बाई में यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, y1 कितना है, तो y1 हमारा यहाँ पे 5 है, और फिर यहाँ पर देखिए y2 कितना लिखो, y2 हमारा 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, बटा में 2 लिख देंगे। आप जोड़िएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम, 5 टाइम में कट जाएगा, इसको भी काटिएगा तो कितना, 5 टाइम में कटेगा, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा 5,5 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सारे विद्यार्थी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये प्रश्न सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे 13 नंबर का है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो क्या होता है। तो बाबू व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस में क्या होता है, bx होता है, प्लस में c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर कहता है कि 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको 8 के पावर 0 इंटू में 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 किया है, तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 के पावर 0 किया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं हम। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 15 नंबर प्रश्न। जब भी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, या जब भी आपको एक बिंदु दे देगा और दूरी मूल बिंदु से पूछेगा ना, तो एक फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला क्या होता है, x² प्लस में y² का अंडर रूट होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए x हमारा कितना है, 2 है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y कितना है, y हमारा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से देखिएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा, 4 हो जाएगा ना, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट इसी तरह चढ़ा देंगे, और 9 4 कितना होता है, 13, यानी कि अंडर रूट 13 जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। आपको इसलिए जल्द से जीटीएम क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न जो है
आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहता है कि सेक 70 डिग्री इंटू में लिखा हुआ साइन 20 डिग्री प्लस में लिखा हुआ कॉस 20 डिग्री और इंटू में लिखा हुआ कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। यहाँ पे हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, सेक 70 डिग्री यहाँ पे हम इसी तरह से लिख दिए। अब आगे यहाँ से देखिए लिखा हुआ साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री को क्या हम यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं? हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख लेंगे हम माइनस कितना रहेगा 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 70 करेंगे तो कितना रहेगा 20 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से बाद प्लस लिख देंगे, प्लस के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ कॉस 20 डिग्री, तो कॉस 20 डिग्री लिख देंगे इंटू यहाँ पर लिखा हुआ कॉसेक 70 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉसेक 70 डिग्री की जगह पर हम क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं बाबू कॉसेक यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख देंगे 20, कोई दिक्कत, क्योंकि 90 माइनस दोस्तों जब 20 की जगह कितना रहेगा 70 आ जाएगा, यानी कि कॉसेक 70 डिग्री जगह पर हम यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 20 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम सेक 70 डिग्री, तो इसी तरह से रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ साइन 90 में थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा के ऊपर कितना है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कॉस कितना है कॉस 20 डिग्री है ना, तो कॉस 20 डिग्री यहाँ पर इसी तरह से रह जाएगा। और देखिए कॉसेक 90 में थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सेक थीटा लिख देंगे, और थीटा के यहाँ पर कितना है 20 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम 20 डिग्री रख देंगे। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यहाँ पर कॉसेक 90 में थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, तो सेक 90 में थीटा बराबर क्या हुआ सेक थीटा हुआ ना, थीटा के ऊपर कितना 20 डिग्री, तो यहाँ पे 20 डिग्री रख दिए। समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। अब देखिए सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू में क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है पहले ये समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा होता है घटना होने का घटना नहीं होने का जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है, तो घटना होने का घटना नहीं होने का जो प्रायिकता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा, क्या 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। तो दोस्तों देखिए माइनस में प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है -0.5, तो दोस्तों माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि निम्न से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ -0.5 ये दोस्तों किस एक घटना की प्रायिकता नहीं है, क्योंकि माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों का अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट डी से करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। कहता है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पे एक घनाभ का विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण यहाँ से कैसे निकलेगा घनाभ का विकर्ण। देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई स्क्वायर प्लस में क्या होता है चौड़ाई यानी कि बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस ऊंचाई यानी कि
हाइट स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोस्तों विकर्ण का हमारा घनाभ का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है। अब देखिए हमको यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम और यहाँ पे चौड़ाई भी कितना 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया। तो जल्दी से सब हम रखते हैं मान, इसका विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, ये घनाभ का दोस्तों विकर्ण बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, तो एल हमारा कितना है, इस पर लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। प्लस बी कितना है, यानी कि दोस्तों ब्रेथ हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का यहाँ से हम स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिख लेंगे। एच कितना है हमारा, एच यानी कि 6, तो 6 का 36 यहाँ पर 6 का जब स्क्वायर करेंगे बाबू एच स्क्वायर ना लिखा हुआ है ना, जब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे और अंडर रूट इसी तरह से हम चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 64 प्लस के कितना करेंगे 36 करेंगे, तो 64 प्लस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 200 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 200 यहाँ पे आ गया है। इसको और अच्छा से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 100 गुने के 2 लिख सकते हैं ना, 100 गुने 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू में अंडर रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को अच्छे तरीके से, कहीं भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 20 नंबर का, निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक फार्मूला और मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको साथ में याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कौशिक थीटा, इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है साइन थीटा, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे कौशिक थीटा बराबर ना, क्योंकि आपको कौशिक थीटा बराबर पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और देखिए साइन थीटा गुना में है ना, तो बराबर के उस साइड जब भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि कौशिक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/sin थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर, कहता है कि 8, 7, 15, 12, 11, 10, 9, 11 का माध्यिका होगी। आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो बाबू एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई आंकड़ा या स्थिति दिया हुआ रहेगा और आपको माध्यिका निकालने के लिए कहेगा ना, तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको पहले बढ़ते क्रम में आप सजाइए। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाएगा तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद क्या है 10 के बाद यहाँ पे 11 है, 11 के बाद क्या है 12 है, और 12 के बाद क्या है 12 के बाद यहाँ पे 15 है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा बढ़ते क्रम में यहाँ पर जो आंकड़ा दिया होता है पहले इसको हम सजा लिए। अब हमको माध्यिका निकालना है ना, तो क्या करना है दोनों साइड एक को कैंसिल करते चलना है, दोनों साइड से एक को कैंसिल करते जाना है, जो बीच में बच गया वही हमारा माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पे 10 जो होगा हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर जो बीच में 2 को बच जाएगा तब क्या कीजिएगा, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों बीच में 2 को बच जाएगा ना, दोनों साइड काटते काटते, तो जो 2 को बीच में बचेगा दोनों जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा, वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 22वां प्रश्न कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आपको बताना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तो क्या होती है दोस्तों, व्यास होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर कहता है कि यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा यही बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला क्या होता है, तो बीटा अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला CA होता है। ये फार्मूला होता है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा वाला CA। तो यहाँ देखिए x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है ना वो हमारा a होता है, और हम x के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारा b होता है, जो कांस्टेंट में होता है वो c होता है। ठीक है, हमको यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। हमारा c कितना है, c यहाँ पे 10 है, तो 10 रख देंगे। अब बटा a कितना है, a हमारा दोस्तों x² का कोफिशिएंट
मैग्नीट्यूड में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो मान लीजिए 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता के योग कितना होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 24 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि संभव घटना और असंभव घटना का प्रायिकता के योग कितना होता है। तो संभव घटना का जो प्रायिकता होता है बाबू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब प्लस असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है 0 होता है। आपको दोनों का क्या बताना है, योग कितना होता है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 25 नंबर का। तक दो संख्याओं का लसा और मसा 50 और 25 है, तो पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल बोर्ड पे चलिए देखिए एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है कि लसा दोस्तों गुने में क्या होता है, मसा होता है। लसा गुने के मसा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, लसा गुने में दोस्तों मसा इक्वल टू पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या होता है। तो लसा को कितना दिया 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। इंटू में मसा, तो मसा दोस्तों हमारा कितना दिया 25, तो यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। और यहाँ पे बराबर पहली संख्या कितना है 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या किसी तरह से रहने देते हैं। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर हमको कितना निकल कर आ गया 50 निकल कर आ गया, यानी कि दूसरा संख्या बराबर कितना है 50 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहता है 26 नंबर प्रश्न द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे शून्यंक बताना है ना, शून्यंक, तो शून्यंक निकालना है तो हम क्या करेंगे x² - 3 बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि शून्यंक जब निकालने के लिए कहता है तो बराबर क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे x² लिखा हुआ है ना, और -3 को हम बराबर उस साइड यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, तो बराबर के इस साइड में आके +3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से x² था तो स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो √3 प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर से बराबर उस साइड भेजते हैं तो अंडर रूट तो चढ़ता ही चढ़ता है, साथ ही साथ प्लस माइनस का साइन भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा हमको कि x बराबर क्या निकल कर आ गया है, x बराबर निकल कर आया -3 अंडर रूट और एक और क्या आया +√3। ठीक है, ये हमारा निकल के आया। देखिए कौन ऑप्शन में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, -√3 √3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर कौन है 27 नंबर का था 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 27 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग है। तो देखिए प्रकृत संख्याओं का योग बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है। ये दोस्तों प्रकृति संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है। तो इसी पे धर देते हैं। तो n हमारा कितना है 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। इन टू n + 1, तो n + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, तो 101 लिख दिए। बटा में 2 तो बटा में 2 रहने दिए। यहाँ से काटेंगे तो कितना टाइम में काटिएगा 50 टाइम में काटिएगा। ठीक है, यहाँ से गुना कर लीजिएगा, तो गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 5050 आ जाएगा। 5000 कितना देगा 50 आ जाएगा। देखो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा 5050 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर कहता है कि कौशिक 31 डिग्री - सेक दोस्तों 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 28 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा।
और दोस्तों हर हालत में इस बार 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है, चाहे जितना भी दोस्तों हमारे अंदर क्यों ना दुख है, दर्द है, तकलीफ है, सबसे लड़ना है और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में मुझे प्राप्त करना है तो करना है। इसलिए जितना जोश है, जितना एनर्जी है आपके पास, पूरा झोंक दीजिए। अभी का जो आपका 1-1 मिनट समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू, केवल पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। एकदम 1-1 सेकेंड को यूज कीजिए और बार बार दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए सारे प्रश्न को, ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अब 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कौशिक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कौशिक 31 डिग्री, इसी तरह से माइनस यहाँ पे लिखने के बाद सेक कितना लिखा हुआ 59 डिग्री लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 31 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस जब दोस्तों 31 की जगह तो कितना आ जाएगा 59 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि कौशिक 31 डिग्री माइनस यहाँ पे लिखा हुआ सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या होता है कौशिक थीटा होता है। थीटा के ऊपर कितना है 31 डिग्री, तो 31 डिग्री रख देंगे, यानी कि कौशिक 31 डिग्री माइनस में कौशिक 31 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे जो निकल कर आया इसका मान कितना आया 0 आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर, कहता है किसी घटना ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नो नहीं इक्वल टू भार। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना होने का और घटना नहीं होने का जो योग होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है कि किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना होने का और घटना नहीं होने का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न जो है 31 ने बाबू 30 नंबर है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अभाज्य संख्या है। तो देखिए जिसको हम जो संख्या मतलब केवल 1 से और अपने आप से कट सके ना, उसी को दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हम किससे कहते हैं, ये आप समझ गए अच्छे तरीके से कि जो संख्या केवल 1 से और अपने आप से कटे उसी को दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में से 23 केवल एक ऐसा संख्या है जो केवल 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, यानी कि अपने आप से कहने का मतलब 23 से कट रहा है। तो यहाँ पर जो 23 जो हमारा है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभाज्य संख्या हम किससे कहते हैं, जो केवल 1 से और अपने आप से कटे उसी को दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 23 जो हमारा है क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका SW का प्रश्न है। ये प्रश्न सारे विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में देंगे, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि मूल बिंदु के का निर्देशांक क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3,0, बी में लिखा हुआ है x,0 और सी में लिखा हुआ है y,0 और डी में लिखा है 0,0। तो आपको जो आंसर इसमें सही लगेगा बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नॉलेज ग्रहण हुआ है, तो दिल से इस वीडियो को एक आप लाइक करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि अभी का समय में मैथ का प्रॉब्लम सारे विद्यार्थी को हो रहा है, तो आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए शेयर जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GTM क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको पास ही पहुंचेगा। और बाबू मन से पढ़ाई करना है, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पर प्राप्त करना है, क्योंकि माँ और पिता हमसे बहुत उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उनके आशयों को मुझे क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। और मन से पढ़ाई करना, 1 मिनट भी समय को बर्बादी नहीं करना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट मतलब जितना भी आपका सब्जेक्ट है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी सब्जेक्ट को आपको मैनेज करके चलना है और सब सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव का आपको अच्छा तैयारी नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हम सब्जेक्टिव आपको बताए हैं। और दोस्तों नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी हम आपको सब्जेक्टिव
और सब्जेक्ट का आपको बताया गया दोस्तों। एक बार एग्जाम देने से पहले आप उसे देख लीजिएगा, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।